वोटर लिस्ट यानी लोकतंत्र की बुनियाद, लेकिन अब इसी बुनियाद पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस पहले ईवीएम पर सवाल उठाती थी, लेकिन अब पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है। उसमें चुनाव आयोग की भूमिका और वोटर लिस्ट प्रमुख हैं। पार्टी अब ईवीएम पर उतनी मुखर नहीं दिखाई देती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगा रहे हैं कि देश के कई राज्यों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां हैं। उनके मुताबिक फर्जी नाम, डुप्लीकेट एंट्री और असली वोटरों के नाम हटाए जाने जैसे मामलों से लोकतंत्र को खतरा है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की हार की सियासी सफाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास बताती है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी की बातों को अमली जामा पहनाते हुए बड़ा कदम उठा दिया है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने वोटर लिस्ट रिवीजन सेल का गठन कर ललित सेन को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही 4 सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो रीवा, भोपाल, ग्वालियर और नरसिंहपुर जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों की वजह से वो कई सीटों पर बेहद कम अंतर से चुनाव हार गई। पार्टी का खास फोकस भी उन्हीं सीटों पर है, जैसे कि धार की धर्मपुरी सीट, जहां कांग्रेस केवल 356 वोट से हारी है। जिला, विधानसभा व पंचायत स्तर पर कांग्रेस की ऑडिट टीम 15 अगस्त तक सभी 230 सीटों पर प्रभारी होंगे तैनात। हर जिले में बनेंगे चुनाव आयोग समन्वयक। बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट की करेंगे जांच, फर्जी नामों की करेंगे पहचान, डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने की करेंगे मांग, असली वोटर्स के नाम काटे जाने की शिकायतें, 3 माह में एक बार लिस्ट का सत्यापन, चुनाव आयोग को सौंपेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जल्द ही पूरे मतदाता सूची पर पुनरीक्षण होगा। हर बूथ पर एक बीएलए होगा हमारा और उनका काम प्रशिक्षण का होगा। हमने हर विधानसभा में एक मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रभारी बना दिया है। 1 जनवरी को जो फाइनल प्रकाशन होगा 2026 को, उससे पहले हम पूरी तैयारी कर लेंगे और पूरी ताकत के साथ अगले 2 से 2.5 साल पूरी मतदाता सूची पर निगरानी रखेंगे, कि जिससे कि 2023 में जो हमारे साथ मतदाता सूची के माध्यम से जो चोरी हुई है वो अब नहीं हो पाए। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस कदम को हार का बहाना और सिस्टम पर अविश्वास करार दे रही है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि चुनाव हारते हैं तो मतदाता सूची और चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाकर कांग्रेस अपना फेस सेविंग का काम करती है। कांग्रेस को चाहिए कि वो अच्छा नेता, सही नीति और उचित नियत के साथ राजनीति करे, तभी कुछ फायदा होगा। चुनाव हारते हैं तो मतदाता सूची पर, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा के अपनी फेस सेविंग करने से कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति हो रही है। कांग्रेस को चाहिए कि अच्छा नेता, सही नीति और उचित नियत के साथ राजनीति करें, तभी कुछ फायदा हो। बहरहाल चुनाव भले एक दिन होते हैं, लेकिन तैयारी पूरे 5 साल चलती है। कांग्रेस अब चुनावी हार की जड़ों को बूथ स्तर पर तलाश रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सियासी ड्रामा बता रही है। ऐसे में असली फैसला एक बार फिर जनता ही करेगी, वो भी अगली बार जब ईवीएम सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा रिवीजन सेल करेगी खेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कांग्रेस की वोटर लिस्ट जांच के क्या है मायने? वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कितना जायज? भारतीय जनता पार्टी से क्यों बता रही कांग्रेस की हार छुपाने का तरीका? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कांग्रेस के तेवर और कांग्रेस का कलेवर, तेवर बदल चुके हैं, कलेवर कितना बदलेगा यह देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस संगठन की बात कर रही है, कांग्रेस सुधार की बात कर रही है, कांग्रेस तमाम ऐसे बदलावों की बात कर रही है जो अनएक्सपेक्टेड थे। जैसे पहले कांग्रेस कहती थी कि लोकतंत्र ईवीएम में खेल हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी, इस प्रकार की बात कांग्रेस ने लंबे समय तक की। लेकिन अब वही कांग्रेस
कहीं ना कहीं ईवीएम को पीछे छोड़ दिया है। अब मुखर है वोटर लिस्ट पर, अब मुखर है चुनाव आयोग की नीतियों पर। चुनाव आयोग हालांकि स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, बावजूद इसके लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग पक्षपाती रवैया अपनाए हुए है। देश के तमाम राज्यों की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बातें सामने आई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो इस पर काम करेगी और मध्य प्रदेश में इस पर शुरुआत भी हो गई है। एक रिवीजन सेल का गठन होगा और प्रभारी के साथ 4 सहप्रभारी नियुक्त किए गए हैं जो रीवा, भोपाल, ग्वालियर और नरसिंहपुर जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। और कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की वजह से कई पात्र लोग वोट करने से वंचित रह गए, जबकि कई अपात्र लोगों के नाम जोड़े गए। इस वजह से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत कम हार के अंतर से कांग्रेस हारी। तो ये क्या रिवीजन करके मतदाता सूची की गड़बड़ियां सामने लेकर आ पाएंगे? हालांकि बहुत लगातार चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के सुधार का कार्यक्रम चलता रहता है, मतदाता जागरूकता अभियान चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर खुद चुनाव आयोग है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अजय धबले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत है। तो फिरोज जी, ये रिवीजन सेल जो है पूरे 15 अगस्त तक सब एक सेटअप बना लेंगे और 230 सीटों पर प्रभारी तैनात होंगे। चुनाव समन्वयक बूथ स्तर पर एक वोटर लिस्ट की जांच करेंगे। संगठन के साथ एक समानांतर एक्शन फोर्स भी बनाएंगे। फिरोज जी से अभी तकनीकी कारणों से फिरोज जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो धबले जी, कांग्रेस अब ईवीएम से ज्यादा मुखर मतदाता सूची पर है, क्या कहेंगे? ये मूल रूप से आज नवीन जी जो विषय कांग्रेस उठा रही है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपनी रणनीति बनाई है कि वो प्रत्येक बूथ स्तर पे भी इस प्रकार से अपना मतदाता सूचियों का गहन निरीक्षण करेगी, तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं कि कांग्रेस को इस प्रकार की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार की आज देश में कांग्रेस की स्थिति है, आप देखिए, एक तरफ यही कांग्रेस है जो संविधान की किताब लेके हाथ में घूमती है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देती है, संविधान बचाने की दुहाई देती है। उसी संविधान के आर्टिकल 324 ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर किया है कि इस देश में इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो जो चीजें आवश्यक लगेगी, चाहे मतदाता सूचियों का अपडेशन की बात हो, शुद्धिकरण की बात हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो, ये सारी गतिविधियां इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड अथॉरिटी है। तो मुझे लगता है उसी के विरोधाभासी बयान कैसे है कांग्रेस के। आज एक तरफ संविधान की बात करता है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको संविधान ने ये शक्तियां प्रदान की है। हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, उसका सेक्शन 21 कंप्लीटली एम्पावर करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रकार से मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कर सकेगा और जो डुप्लीकेट एंट्रीज है या नई एंट्रीज का जोड़ना है, विलोपन है, कहीं मतदाताओं का मृत्यु हो गई है तो उनको डिलीशन करना है, ये सारे पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। आज उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स को उनके प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मतलब एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, दूसरी तरफ उसी संवैधानिक संस्था के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि ऐसे किसी गंभीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस या कांग्रेस से सपोर्टेड जो इकोसिस्टम है वो सर्वोच्च न्यायालय गया है। अब तक के इन्होंने 41 से अधिक बार ये सर्वोच्च न्यायालय गए हैं हमारी ईवीएम को चैलेंज करने के लिए। पहली बार ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी एडीआर और पीयूसीएल, ये दो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं हैं, एडीआर और पीयूसीएल ने एक पिटीशन फाइल की सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय से डांट फटकार भी खाई कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता के साथ में कहा है कि ये संवैधानिक जनादेश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनका क्षेत्राधिकार है। वहां पे किसी राजनीतिक दल को हम ये नहीं कह सकते कि आप उसकी वो प्रोसेस को स्टॉल कीजिए। आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा आया है और मुझे लगता है वो यहां इसलिए भी शेयर करना आवश्यक है कि जिस प्रकार से उन्होंने बिहार की मतदाता सूचियों के बारे में बताया है कि नवीन जी, मुझे लगता है आप भी जब आंकड़े जानेंगे तो मूल रूप से आप भी चौंक जाएंगे। लगभग 50 लाख ऐसी एंट्रीज है जिसको डिलीशन की बात कही है। 98.01% मतदाताओं को कवर किया गया। एसआईआर जो बिहार में हुआ, 20 लाख मतदाताओं को सूचना दी गई।
28 लाख स्थायी रूप से पलायन करने वाले मतदाताओं को सूचना दी गई। 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए। 1 लाख मतदाताओं का पता ही नहीं चल सका। 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं आए। 7.17 करोड़ मतदाता, मतलब ये सारा का सारा डिजिटलाइजेशन कर लिया। जब इतनी बड़ी बृहद स्तर की प्रोसेस चल रही है तो कांग्रेस को मुझे लगता है इस देश के संवैधानिक संस्थाओं के साथ में विश्वास रखने की बजाय जो आपका नेतृत्व है, जो नकारा नेतृत्व, जो बार बार 90 से अधिक कांग्रेस को चुनाव हरा चुका है, कभी कभी उस नेतृत्व की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपकी कमी कहां हो रही है। मुझे लगता है मैं और इस विषय को विस्तृत रखूंगा, लेकिन कांग्रेस का पक्ष फिरोज जी रखेंगे। वो टेक्निकली हमारे साथ में जुड़ गए, तो फिरोज जी का भी प्रश्न, फिरोज जी का भी इस विषय पे आशय आ जाए, उसके बाद हम और चर्चा करेंगे। जी नवीन जी। फिरोज जी, पहले ईवीएम पर मुखर थे, अब वोटर लिस्ट पर मुखर हैं और एक समानांतर टास्क फोर्स बना देंगे। पहले संगठन के सृजन की चुनौती है, साथ में टास्क फोर्स भी बनाएंगे जो पूरे 15 अगस्त तक पूरे जिलों में प्रभारी तैनात हो जाएंगे। फिर चुनाव आयोग, समन्वयक और बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट की जांच। इतना अमला मिल जाएगा काम करने के लिए? देखिए, कांग्रेस के पास तो हर गांव में एक कार्यकर्ता है, हमारे पास हमारा संगठन पूरा है। ये सब जरूरतें क्यों पड़ी? जब मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट आई और वोटर लिस्ट का अवलोकन किया गया तो एक घर में 100 लोग मिले। 56 लाख एंट्रीज जो है वो 56 लाख एंट्रीज जो है वो फेक मिल गई। ये तो हुई एक बात। इसीलिए जीतू पटवारी जी ने ललित सेन जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई है कि अब इस समय ये वोटर लिस्टों का काम अब कांग्रेस खुद करे। ये वो चुनाव आयोग है जिस चुनाव आयोग जब चुनाव कराता था तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये पता चल जाता था लोगों। अब ये बताइए, यहाँ 100 लोग एक एक घर में कैसे रह रहे हैं, उसके बाद भी लोग हंगामा करते हैं। 17C फॉर्म का पता नहीं चलता कि कहाँ है 17C फॉर्म। ये ऐसा मजेदार चुनाव आयोग है कि ये जिस दिन वोटिंग खत्म होती है 5 बजे तो ये कहता है 60% वोट डले, फिर 5 दिन बाद कहता है 62% वोट डले, फिर उसी के 4 दिन बाद फिर कहता है कि 67% वोट डल गए, फिर उसके बाद कह देता है 69% वोट डल गए। तो ये कैसा चुनाव आयोग है भैया? ये क्या हंसी खेल हो रहा है? महाराष्ट्र में 63 लाख वोट 5 बजे के बाद पड़ गए। 1,40,000 के करीब वहां बूथ है, 500 बूथ पे एक आदमी था। बताइए, अब मुझे तो समझ में नहीं आती ऐसा कौन सा स्कूल है जहां 500 लोग लाइन में लग जाते हैं। उनसे कहा भैया जो टोकन देते हैं 5 बजे के बाद के, वो टोकन ही हमको दे दीजिए ताकि हम देख लें कि ये टोकन कितने, वो आखिरी वाले को सबसे आखिरी का नंबर का टोकन देते हैं ताकि नंबर 1 जो होता है वो सबसे आखिरी में होता है और जो पहला वाला होता है उसको सबसे आखिरी का नंबर का टोकन दिया जाता है। वो नहीं है। 17C फॉर्म नहीं है। जब हरियाणा के लोगों ने पिटीशन लगाई तो उन्होंने कहा हमने तो डाटा डिलीट कर दिया। और ये ऐसा चुनाव आयोग है कि जो डर के मारे, मीडिया से डर के मारे भागता है और वोटर लिस्ट देने में लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। भाई, इस देश का चुनाव आयोग है। लोग इस देश के ये विश्वास करके वोट डालने जाते हैं कि ये हमारा निष्पक्ष वोट है, स्वतंत्र वोट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लोगों का पैनल बनेगा जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री बाबू चले तो अपने ही कारिंदे को उन्होंने एक आदमी बना लिया, कहने लगे बहुमत सरकार का हो गया। राहुल गांधी जी ने कहा साहब 5 आदमी कौन आपने सिलेक्ट किए, उनकी लिस्ट ही दे दो मेरे को, तो उनको लिस्ट भी नहीं दी। तो ये मोदी जी का चुनाव आयोग है, इसीलिए हम लोग सवाल उठाते हैं। और हम चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं तो भाजपा उसकी प्रवक्ता क्यों बन जाती है? ये भी बात नहीं समझ में आती हमको। प्रवक्ता और ये बता दो भैया, वो 63 लाख वोटों की वोटर लिस्ट तो दिला दो महाराष्ट्र ये की। प्रतिक्रिया हम तो दिला ही नहीं रहे हो, आप एक बड़े आदमी हो। प्रतिक्रिया लेता हूं रमेश शर्मा जी से। देखिए सर, वोटर लिस्ट में, राशन कार्ड में और LPG गैस सिलेंडर के और तमाम जो शासन की योजनाएं हैं, दशकों से चला आ रहा है कि अपात्र लोग बहुत हैं। सिर्फ एक वोटर लिस्ट की बात नहीं है। पहली बार हुआ देश में, लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप गैस की सब्सिडी छोड़ो, तो लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। हालांकि
सब्सिडी की प्रक्रिया ही बहुत जटिल हो गई थी। लेकिन ये जो वोटर लिस्ट में अगर अपात्र लोगों की भरमार है तो मूलतः ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राशन कार्ड, इन सब, ये राशन की सूचियाँ, इन सब सूचियों में तो ठीक है, सुधार हो रहा है समय समय से, लेकिन इससे पूरी लोकतंत्र की व्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए और ये जो विसंगतियाँ सामने आ रही हैं उस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। आजकल तमाम तकनीक है, उनका सहारा लेना चाहिए, लेकिन सुदूर अंचलों में अभी भी ऐसे लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपके पास तमाम ऐसे, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से या अन्य तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर आप वोट कर सकते हैं, बशर्ते आपका मतदाता सूची में नाम हो। तो ये बड़ा एक बड़ी संख्या है और कांग्रेस ने इसको अब ये मुद्दा बना दिया ईवीएम से हटके कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, अपात्र लोग हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। क्या कहें? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चुनाव में हार जीत, कोई हारे कोई जीते, कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से किसी को बहुत लाभ नहीं मिलता। हजारों में से, लाखों में से अगर 2, 4, 10 का वोट पड़ गया तो वो अलग बात हो गई। लाभ तब मिलता है वोटर लिस्ट से जब योजना पूर्वक जो फर्जी वोट डालते हैं, एक आदमी 4-4 बार वोट डालता है, वो खबरें आती हैं। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी की खबरें आती हैं, या मान लीजिए एक से अधिक नाम है, वो 3 प्रकार के हैं। एक तो स्वाभाविक रूप से कई मतदाता ऐसे होंगे जिनका स्वाभाविक रूप से 2 जगह नाम होंगे। मान लीजिए वो किसी गांव के थे तो वहां उनका नाम है, और शहर में आके रहने लगे तो यहाँ भी नाम जुड़ गया है, लेकिन ऐसे मतदाता दोनों स्थानों पर वोट नहीं करते ही नहीं, है ना। दूसरे वो मतदाता, दूसरे वो होते हैं 2 जगह नाम, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि शासन की योजनाओं का उनको लाभ लेना, प्रधानमंत्री योजना का लाभ लेना, गैस सिलेंडर का लाभ लेना। अब उन शहरों में आकर के तो मजदूरी कर रहे हैं, झुग्गी में रह रहे हैं या और कहीं सर्वेंट क्वार्टरों में रह रहे हैं, लेकिन वो जिस गांव के हैं वहां भी उन्होंने योजना से अपना नाम जुड़वा लिया ताकि वो लाभ ले सके। ये दूसरे प्रकार का की गड़बड़ी मतदाता सूची में है। और तीसरी वो है कि योजना पूर्वक बांग्लादेश का आदमी, पाकिस्तान का आदमी, म्यांमार का आदमी, नेपाल का आदमी, श्रीलंका आदमी, बाकायदे की योजना है और योजना से आधार पर वो फर्जी कार्ड बनते हैं और वो वोटर बन जाते हैं स्वाभाविक रूप से। तो चूंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा जांच की टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब चूंकि टेक्नोलॉजी हो गया है, AI आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, उसमें फोटो भी अब वेरीफाई होगा और वो जो कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ उसमें अब वेरीफाई होने लगी है। अब सरकार उसमें ये जोड़ने भी जा रही है आने वाले, मुझे पता नहीं अभी जुड़ गया है कि नहीं जुड़ गया है, ये तो फिरोज जी और अजय जी बताएंगे। सरकार उसमें ये जोड़ने जा रही है अंगूठे का निशान उसमें डल जाए, तो कुल मिलाकर के इससे फर्जी नाम हटेंगे। और स्वाभाविक रूप से अगर ये काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये होना ही चाहिए, इसको, ये देश के हित में है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी जहाँ तक आरोप लगाने की बात है, एक बात नवीन जी, दोनों राजनीतिक दलों की अपनी एक नीति होती है। जो राजनीतिक दल चुनाव जीत जाता है उसकी जीत बनी रहे, वो इसके लिए संघर्ष करता है, और जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है वो दोबारा जीत जाए इसके लिए संघर्ष करता है। तो हारने वाला राजनीति 2 प्रकार की रणनीति बनाता है, बस 2 सेंटेंस में कहूंगा। एक तो ये कि सत्ताधारी दल की छवि खराब हो, छवि भंग होगी तब उसका वोट टूटेगा, और दूसरा अगर उसका वोट टूट रहा है छवि भंग होने से तो वो उसके खाते में आ जाए। भाई वोटर तो वही है, आज उधर चला गया वो कल इधर चला। तो कांग्रेस विपक्ष में रह करके कुल मिलाकर के इन्हीं दोनों नीतियों पर काम कर रही है। जी अजय धबले जी, सवाल आपसे है। जो सवाल आपने बात सुनी होगी फिरोज जी की, फिरोज जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, तो आप क्यों डिफेंड करते हैं? जी नवीन जी, मुझे लगता है मोटे मोटे 3 प्रश्न मेरे मित्र फिरोज जी ने उठाए थे, मैं तीनों के उत्तर देना चाहूंगा। लेकिन सर्वप्रथम जो आदरणीय रमेश शर्मा जी ने विषय कहा है कि ये आज जो संविधान की दुहाई दे रहे, जो आज राहुल गांधी जी और इनके अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हमारी संसद के बाहर खड़े होकर सेव डेमोक्रेसी का नारा दे रहे थे, लेकिन ये सेव डेमोक्रेसी का नारा जो दे रहे थे वो कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोग्राफी, आप देखेंगे कितने ऐसे घुसपैठिए हैं। और प्रधानमंत्री जी स्पष्टता के साथ कह चुके हैं कि इस देश के नागरिकों को ही ये अधिकार होना चाहिए कि इस देश की जो सुविधाएं हैं, इस देश की जो जन कल्याणकारी नीतियां, उसका लाभ उन्हें मिले। हम हमेशा से पक्षधर रहे, हमारे देश के संविधान ने ये व्यवस्था बनाई कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकेगा। लेकिन ये जो बहु वोट के जिनको आज आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हारे,
जो फिरोज जी के 3 प्रश्न थे, पहले इन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती थी। इन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि एक कमेटी बनेगी और जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो डिसीजन आया था इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके। फिरोज जी, आपकी जानकारी के लिए वर्ष 2014 के पूर्व इस देश में क्या नीति थी आपको पता है? इस देश में ये पूरी तरह कार्यपालिका का डिसीजन होता था। एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते थे कि कौन कौन जो 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो कौन कौन रहेगा। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी स्थान नहीं होता था। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि जिसने कानून बनाकर लीडर ऑफ अपोजिशन को उसमें स्थान दिया। अदरवाइज आपके राहुल गांधी जी कभी उस प्रोसेस का पार्ट नहीं हो पाते थे। दूसरा जो प्रश्न इन्होंने उठाया कि महाराष्ट्र का, मैं महाराष्ट्र में लगभग 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्र, सुन लीजिए, अभी आएंगे आप। फिरोज जी, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। सुन लीजिए, अभी आपके पास मैंने आपके बीच में जी फिरोज जी, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। महाराष्ट्र में कुल 25 ऐसे विधानसभा के क्षेत्र हैं जहां पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 8% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने राहुल गांधी जी के उस ट्वीट को उत्तर देते हुए कुछ विधानसभा क्षेत्र के उदाहरण दिए थे। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके समक्ष, और मुझे लगता है नवीन जी ये आना चाहिए आज की डिबेट में। पश्चिम नागपुर निर्वाचन क्षेत्र 7% वोट बढ़े हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 27,000 वोट बढ़ते हैं। विधायक जीतता है कांग्रेस का, नितिन राउत कांग्रेस के विकास ठाकरे वहां से चुनाव जीते हैं। उत्तर नागपुर 7% वोट बढ़े, लगभग 29,000 वोट बढ़ते हैं, कांग्रेस के नितिन राउत जीतते हैं। बड़गांव शेरी पुणे का विधानसभा क्षेत्र है, 10% वोट बढ़ते हैं, लगभग 50,000 वोट बढ़े। राष्ट्रीय शरद पवार जी की कांग्रेस पार्टी के बापू साहब पठारे जीते। मलाड पश्चिम 11% वोट बढ़े, लगभग 38,000 वोट बढ़े हैं। असलम शेख कांग्रेस के नेता है, वो जो पूर्व मंत्री हैं। मुमरा कालवा ये फिर से मुंबई की एक विधानसभा की सीट है, 9% वोट बढ़े। विधानसभा और लोकसभा में 46,000 वोट बढ़े। शरदकार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आव्हाड चुनाव जीते। तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जहां वोट बढ़े वहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। इन 25 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां कांग्रेस या कांग्रेस की समर्थित इंडिया अलायंस के पार्टनर जिन्हें। फिर उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग जो होना है या चुनाव आयुक्तों को निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। हमारे देश में यहां रमेश शर्मा जी भी बैठे हैं, रमेश शर्मा जी बता पाएंगे, वो बहुत अच्छे से देश की राजनीति को जानते हैं। 2 ऐसे चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में अपना काम पूरा करने के बाद में कांग्रेस की राजनीति की है, और ऐसी वैसी नहीं, चुनावी राजनीति की है। एक हमारे महोदय थे, वो तो हमारे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के थे, कांग्रेस की चुनाव। तो मुझे लगता है जो आज निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, वो पहले अपना काला इतिहास उठाकर देख ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट रूप से इस विषय को लेकर टिप्पणी है कि यह कंप्लीटली इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, ये उनका विशेषाधिकार है, ये उनका जुरिस्डिक्शन है कि किस प्रकार से इस देश के इलेक्टोरल रोल रहेंगे, इस देश की मतदाता सूचियां कैसी रहनी है, ये चुनाव आयोग देखेगा। और आज हम क्यों प्रवक्ता बने बैठे हैं, इसका उत्तर भी है कि देश को लोकतंत्र को बनाने के लिए आप संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन उन संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों का रक्षण करना भी देश के राजनीतिक दलों का अधिकार है। और आपने प्रश्न उठाया था कि मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में लगभग 63 लाख वोट बढ़े। प्रत्येक मतदाता सूची जब इलेक्शन, किसी भी जनरल इलेक्शन के पहले मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, उसके पूर्व सारे जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वाले दल हैं उनको वो मतदाता सूचियां दी जाती है कि आप ऑब्जेक्शन हो तो आप रेज कर लीजिए। तब आपकी कांग्रेस कहां गई थी, आपके काउंटिंग एजेंट कहां गए थे, आपके पोलिंग एजेंट कहां गए थे। अब प्रतिक्रिया, ये विस्तृत विषय, प्रतिक्रिया लेता हूं, वही प्रतिक्रिया लेता हूं। फिरोज जी आप दीजिए उत्तर दीजिए। तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस कहां गई थी। एक आदमी गया थाने में रिपोर्ट लिखाने कि साहब मेरे घर चोरी हो गई, तो थानेदार कहता क्यों ताला क्यों नहीं डाले थे। तो अब जब ताला नहीं डाले तो फिर आप कहेगा हम चोर ढूंढने क्यों जाए। ये ऐसी बातें करते हैं। अरे भाई, हम चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनकी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। और धौले जी, आपकी जानकारियां कम है और आपके मुख्यमंत्री की भी जानकारियां कम है, क्योंकि वो खुद भी अपना चेहरा बचा रहे हैं। ठीक है, 5 साल में 2019 से 2024 के बीच में महाराष्ट्र में बढ़े 32 लाख वोट, और 5 महीने के अंदर में महाराष्ट्र में बढ़ गए कितने, 39 लाख वोट। जितने वहां वयस्क लोग नहीं है उतने वहां, उससे ज्यादा वहां वोटर हो गए। 12 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है और 9.5 करोड़ वोटर हो गए। ठीक है, और हमने तो चुनाव आयोग से कहा कि भाई 63 लाख वोट, रमेश शर्मा जी बता दें कि 5 बजे के बाद कैसे पड़ जाएंगे। हम भी तो समझे ना कि ये जादू कहां से भारतीय जनता पार्टी जानती। दिल्ली में एक फ्लैट में 40-40 आदमी निकले, ये हालात हैं। और हमारे जमाने में कभी भी चुनाव आयोग को इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कटघरे में नहीं खड़ा किया,
कभी भी हमारे जमाने में चुनाव आयोग को ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि आप इनको वोटर लिस्ट दे दीजिए, आप इनको ये जानकारियां दे दीजिए। कभी भी हमारे जमाने में चुनाव आयोग के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई काम कहा तो चुनाव आयोग ने रातों रात अपने नियम नहीं बदले कि हम इलेक्ट्रॉनिक जो है डेटा आपको नहीं दे सकते। कभी भी हमारे जमाने में चुनाव आयुक्त जो था, मैंने कहा ना, रमेश शर्मा जी बता देंगे कि चुनाव अगर होता था तो रूल ऑफ लॉ लोगों को पता होता था कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है देश में। जी। ये ऐसे हम लोग चुनाव कराया करते थे। और हालात ये थे कि हम लोग हमेशा मीडिया के हमारे जमाने में मीडिया के सामने चुनाव आयोग आया करता था। जो भी उसके ऊपर आरोप लगते थे बाकायदा मीडिया को वो जानकारी दिया करते थे। समाप्त करूंगा, ठीक है। तो आप जो है, आपकी पार्टी अब जाने वाली है क्योंकि ये फर्जी वोट कटने वाले हैं। 26 लाख वोट हम लोगों ने 2018 में कटवाए थे, आपकी सरकार नहीं बनी थी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। इतनी बड़ी संख्या में अगर वोट 30 लाख वोट करीब करीब जो मतदान प्रतिशत होता है मध्य प्रदेश में, अगर उस कुल मतदान प्रतिशत में इतनी संख्या देखें तो करीब 7% के आसपास जाती है। और 7% की मत प्रतिशत संख्या इतनी होती है कि हार जीत तय कर सकती है। अगर ये वाकई में अपात्र वोटर थे और इन्होंने किसी दल विशेष को फायदा पहुंचाया है तो समीकरण आ सकते हैं सामने। लेकिन कांग्रेस को ये भी देखना पड़ेगा कि अभी भी अधिकतम मतदान 60-65% होता है, 35% लोग स्वेच्छा से ही वोट नहीं डालते। तो इस प्रक्रिया में ज़्यादा लोग, पात्र लोग भाग लें और अपात्र लोगों पे ठीक है कांग्रेस पैरेलल काम कर रही है, लेकिन सिर्फ इसके ही भरोसे बैठना कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता तय कर देगा, ये थोड़ा सा सोच का विषय। स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ी है इसमें कोई शक नहीं। मैं फिरोज जी इस बात का समर्थन करूंगा कि टीएन शेषन का जो जमाना था चुनाव आयुक्त वाला, सारे राजनीतिक दलों को दूर रखते थे, वो खड़े रहते थे उनके सामने। वैसा चुनाव आयुक्त उसके बाद कोई आया नहीं, ना उससे पहले कोई था। अब जहां तक चुनाव प्रक्रिया का, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया का है, जैसा कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी अब बहुत डेवलप हो गई, वहाँ फोटोग्राफ भी रहता है। ये अब संभव ये नहीं है कि कागज पर कोई उठा कर कह दे कि नहीं अब 25,000 हो गए, क्योंकि वहाँ फोटोग्राफ रहता है। वो फोटोग्राफ रहने के साथ साथ मतदान के समय दोनों दलों के प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं, तो दोनों दलों के प्रतिनिधि रहते हैं। तो कुल मिलाकर के अब उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की संभावना नहीं है। और जब जैसे ही वहाँ पर मतदान किसी भी केंद्र का समाप्त होता है तो उस वक्त दोनों जो जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कितने उसमें वोट डले हुए हैं। तो अगर कहीं पर ये गड़बड़ी होती है कि वो जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मान लीजिए सिग्नेचर करके गए कि यहाँ से 5 वोट डले, और अगले दिन अगर कहा जाए कि नहीं 15 वोट डले, वहां तो गड़बड़ी है। लेकिन अगर जहां पर वोटों की संख्या जो की त्यों रहती है, ठीक है कि कई बार टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर पर जो फिगर दिखता है वो कम दिखता है। हम अपने मोबाइल में कितनी बार देखते हैं व्हाट्सअप नहीं आ रहा, डाटा ऑन है फिर भी नहीं आ रहा, तो कई वक्त वो फिगर में वो गड़बड़ी होती है। तो मैं समझता हूँ इस सब चीज़ों पर भी ध्यान रख करके संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान तो रहना चाहिए। जी समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब कांग्रेस की रिवीजन सेल एक ऐसी टास्क फोर्स होगी जो पूरी मतदाता सूची रिवाइज करेगी, उसको क्लीन करेगी, और वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का भी क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या रिवीजन सेल इतने अपात्र लोगों के नाम हटा पाएगी। नाम हटा भी दिए तो सबसे बड़ी बात है जोड़ने की, कांग्रेस अपने साथ वोटर को कैसे जोड़ेगी। इसी प्रश्न के साथ IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहे IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।